अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, पूरे देश में किसान 40 दिन से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मीडिया चैनल पे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो देखें कि बहुत से लोगों को अभी भी इन बिलों के बारे में सही जानकारी नहीं है और क्यों विरोध कर रहे हैं ये जानकारी भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको तीनों किसानों बिल के बारे में तफसील से बताऊंगा और विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। आइए मैं बताता हूं कि पहला बिल क्या है। केंद्र सरकार का पहला बिल ये है कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी पूरे देश में बेच सकते हैं। ऐसा पहले भी था। इससे क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में व्यापार बढ़ेगा और सरकार मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की भी बात कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे बिल के बारे में। इस बिल में सरकार कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रायोजित कर रही है। ये बिल कृषि पैदावार में बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, प्रोसेसिंग, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता, एक्सपोर्टर के साथ किसानों को जोड़ने की बात कर रही है, यानी कि इसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया जा रहा है। कर्ज की सहूलियत, फसल बीमे में सहूलियत, ये सब इसमें शामिल हैं। बात करते हैं तीसरे बिल के लिए। तीसरा बिल है, इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने का तेल, आलू, प्याज को दूसरी ज़रूरती चीज़ों के फहरिस्त से हटाने का प्रोविज़न है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविज़न से किसानों को सही माल मिल सकेगा, क्योंकि बाज़ार में कंपटीशन है, यानी कि जो बाहर मंडियाँ सजेंगी उसको लेके किसानों का विरोध है। ये तीन बिल सरकार ने नाफिज किए हैं। अब ये जानते हैं नए कृषि कानून का किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है कृषि उपज ब्याज और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार ये कहती है कि जो एमएसपी मंडियां हैं या सरकारी मंडियां हैं उसके बाहर भी किसान ऊंचे दामों पे अपनी फसल बेच पाएंगे। माना कि इस कानून में, इस विधेयक में कुछ कमियां थीं, लेकिन मंडियों की कमियों की वजह से किसानों को मंडियों में लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ती थी, कई बार नंबर नहीं आता था, लिहाजा वो अपना माल औने पौने दामों पर बेचा करता था। ये कमियां थीं। तो सरकार कह रही है कि एक और मंडी यानी प्राइवेट मंडियां भी बाहर तैयार होंगी, जबकि 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी की ज़रूरत है। अभी वर्तमान में सिर्फ 7,000 मंडियां हैं पूरे देश में, लेकिन ज़रूरत 42,000 मंडियों की है। होना ही चाहिए और मंडियों को निर्माण करना चाहिए। कम से कम हर किसान की पहुंच मंडी तक हो, ऐसा करना चाहिए। अब कहा यह जाए कि संसद में भी कुछ कमियां बताई गई, तो एक संसद और बनाई जा रही है। दिल्ली में जो पुरानी संसद थी उसके बराबर एक संसद और बनाई जा रही है। फिर किसानों की अगर मंडियों में कमियां थीं तो सरकार को ये चाहिए था कि सरकार और मंडियां बनाती। अब इससे नुकसान क्या हुआ? सबको पता है कि इस पूंजी से भरे लोग जब समांतर मजबूत बाजार खड़ेंगे, बची हुई मंडियां इनके प्रभाव में अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे निजी टेलीकॉम कंपनियों के आने से बीएसएनएल समाप्त हो गया है, इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था खुद ही ख़त्म हो जाएगी। कारण है कि मंडी की एमएसपी को सुनिश्चित करना, सरकार इससे बच जाएगी। फिर किसान जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचेगा, सरकार इससे आज़ाद हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार सरकार एमएसपी से मुक्त है। मैं आपको बताता चलूं कि सन 2006 में बिहार सरकार ने बिहार में एमएसपी ख़त्म कर दी थी, यानी कि अब किसी भी रेट में किसान अपना माल कहीं भी जाके बेच सकता है। सन 2020 में सरकार ने सिर्फ 1% गेहूँ खरीदा, 99% गेहूँ किसान ने खुले बाजार में बेचा। और सबसे बुरा हाल बिहार के किसानों का ही है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में के लोगों का ही है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल, सबसे ज़्यादा आत्महत्या बिहार के किसान ही करते हैं। तकरीबन दोस्तों 14 साल बीत गए, एक लंबा समय हो गया।
अब जवाब है कि वहाँ निवेश क्यों, सरकारी कह रही है कि इससे निवेश आएगा, यानी कि बाहर के लोग आएंगे, पर बिहार में तो अभी तक कहीं से निवेश नहीं आया। वहाँ के किसानों को क्यों आज अपने माल को औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है? अगर वहाँ इसके बाद कृषि क्रांति आ गई थी तो मजदूरों का पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा जो नोटबंदी में और जो कोरोना काल में हमने देखा, वो तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं बिहार कृषि आय में सबसे आगे है, बल्कि सबसे पीछे है। दोस्तों, दूसरा कानून है किसान कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, यानी कि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि किसानों को निजी कंपनियों के बीच में समझौता करने वाली खेती का रास्ता खोल रही है। यानी कि हम एक वर्ड में समझें तो इसे ठेकेदारी प्रथा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझौते वाली खेती नाम दिया जा सकता है। आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पे पूंजीपति या ठेकेदार किराए पे लेगा और अपने हिसाब से उसमें फसल का उत्पादन कराएगा, और वहाँ पर अब बचा किसान वो क्या करेगा? वो अपने खेत में खुद मजदूरी करेगा। विवाद की स्थिति में अगर कोई दोनों के बीच में विवाद होता है तो उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल होंगे, एक निस्तारण समिति बनाई जाएगी। अब उस समिति में जो पूंजीपति है उसका पक्ष रखने के लिए पूंजीपति तो एक महंगे से महंगा वकील खड़ा कर देगा। क्या किसान उसके आगे बहस में टिक पाएगा? ये एक और विवाद है जिसका हल अभी नहीं आया है। अगर वो कमेटी इस 3 दिन के अंदर इसको निपटा देती है तो ठीक है, अगर नहीं तो देश के ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए वो जाएगा, वहाँ पर भी उसे 30 दिन लगेंगे। एक ट्रिब्यूनल के सामने उसको पेश होगा। दरअसल हर जगह SDM अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है कि जो व्यापारी हैं वो महंगे से महंगे वकील कर लेंगे और केस को लड़ेंगे। धारा 19 में सिविल कोर्ट का अधिकार से भी किसान को वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि अपनी फसल की सही कीमत लेने के लिए, यानी कि चंद पैसे और लेने के लिए, किसान तो बेचारा तहसील जाने से भी घबराते हैं, तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ केस लेके महीनों इन चक्करों में रहेगा? उन्हें तो फिक्र रहती है किसानों को कि जो पैदा हुआ है वो जल्द से जल्द बेच दें ताकि अगली फसल बोई जा सके। तीसरा कानून क्या है, ये बात करते हैं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये ना तो किसान के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी बेनतहा ख़तरनाक है। अब ये कानून क्या है? अब कृषि उपज जुटाने के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप कितना भी अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट दी गई, यानी कि बाहरी कंपनियां जब चाहें जितना चाहें अनाज इकट्ठा कर सकती हैं, जितना चाहें स्टॉक कर सकती हैं, उनको खुली छूट है। अब ये जमा खोरी और काला बाजारी को कानूनी मान्यता एक तरह से मिल गई है। अब किसान क्या करेगा? अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी मजबूरी के तहत, छोटे छोटे किसान हैं वो अपनी फसल को औने पौने भाव में बेच देगा, और जो पूंजीपति हैं जिनके पास गोदाम है, भंडारण की जगह है, वो इसको बाद में ऊंचे दामों पे हम ही को बेचेंगे। अब बात करते हैं आम किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। वो सही दाम होने पर अपनी उपज के ऊंचे दाम हों, लेकिन यहाँ मूल सवाल यह है कि देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज और गोदाम कितने किसानों के पास है। हमारे यहाँ तो 80% छोटे और मझोले किसान हैं। आवश्यकता वस्तु संशोधन कानून 2020 से सामान्य किसानों को एक फ़ायदा भी नहीं होगा। इस देश के किसान गोदाम बनाकर नहीं रखते हैं कि सही दाम आने पर वो अपने माल को बेचेंगे। सरकार ने भी इनके लिए कोई गोदाम नहीं बनवाए। किसानों को अगली फसल की चिंता रहती है। जो बाज़ार में दाम उनको मिलता है, बेचारे अपने माल को बेच देते हैं, लेकिन फ़ायदा जो होता है वो होता है पूंजीपतियों को। पूंजीपति को ज़रूर हो जाएगा इससे फ़ायदा। भंडार व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। वे अब आसानी से सस्ती उपज खरीद कर स्टोर करेंगे, और जब आसमान छूने लगेंगे तो वही बेचकर इससे फ़ायदा कमाएंगे। अब ज़रूरत क्या है? किसानों को आखिर फिर क्या करना चाहिए?
दरअसल किसानों को एक सहारे की ज़रूरत है। सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगने करने की बात कर रही है। ये देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है। शांता कुमार समती कहती है कि महज 6% किसान MSP का लाभ उठा पाते हैं, यानी कि सरकार जो फसलों की कीमत तय करती है वो सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। 94% बाज़ार और बिचौलियों पर भी निर्भर है। इसलिए किसान को MSP का कानून दिलाने की ज़रूरत है। जो किसान मांग कर रहे हैं कि MSP पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अनाज की कीमत सरकार ये तय करे और उससे नीचे कोई माल नहीं खरीदे, कोई उनकी फसल उससे नीचे नहीं खरीदे। अगर कोई ख़रीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी जानकारी, उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करे। देश में 130 करोड़ आबादी का पेट भरने वाला किसान आज सड़कों पर है। देश के किसी किसान या किसी संगठन ने कभी ऐसे कानून की कोई मांग ही नहीं की। किसान और कृषि संगठनों की मांग हमेशा MSP और उसका C2 के आधार पर निर्धारित कर्ज मुक्त किसान और 100% फसल खरीद की रही है कि जो कर्ज है किसानों पर उसे माफ़ कर दे सरकार। अक्सर सैलाब, ओले, बारिश सब आते रहते और उसे उसकी फसल का सही दाम मिल जाए। ये कानून सिर्फ किसानों की ऊपर थोपा जा रहा है। ये एक असंवैधानिक कानून है। कारण है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। ये समावर्ती सूची में आते हैं। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम नहीं कर रही है, किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, ना कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए काम कर रही है। सरकार ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए लाई है। दोस्तों, ये रिपोर्ट विक्रम सिंह संस्थापक और अध्यक्ष हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिस्ट काउंसिल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो रिपोर्ट मैंने आप तक पढ़ी है। मेरी ये कोशिश, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको ये समझ आया होगा कि ये तीनों कानून क्या हैं और किसानों को क्या डर सता रहा है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दें।